नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कोई किताब या आर्टिकल नहीं बल्कि कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं। हाँ। और ये नोट्स एक तरह से प्रकृति की जो गुप्त भाषा है उसका कोड है। एक ऐसा कोड जो हमें बताता है कि चीजें कैसे बनती हैं, बिगड़ती हैं और एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आज का मिशन इसी कोड को तोड़ना है। हम ये समझेंगे कि हमारे चारों ओर जो बदलाव होते हैं उनके पीछे का विज्ञान क्या है। सही। ये सिर्फ लैब में होने वाले प्रयोग नहीं है, ये हमारे किचन में, हमारी अपनी सांसों में, हर जगह हो रहा है। तो चलिए इस भाषा की वर्णमाला से शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, हमें ये पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक बदलाव हुआ भी है या नहीं? मतलब पानी का भाप बनना भी एक बदलाव है और लोहे पर जंग लगना भी। इन दोनों में फर्क क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है और नोट्स हमें कुछ सुराग देते हैं। ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ रूप नहीं बदला बल्कि चीज ही नहीं बन गई है। अच्छा। नोट्स के अनुसार 4 मुख्य संकेत हैं। 4 संकेत। पहला है अवस्था में परिवर्तन। हाँ। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा तापमान में परिवर्तन, मतलब चीज का गर्म या ठंडा हो जाना। और चौथा किसी गैस का निकलना। ये तो काफी सीधे साधे संकेत लगते हैं। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हैं। ये हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच की जो मोटी लकीर है वो दिखाते हैं। अच्छा। पानी का भाप बनना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि भाप भी H2O है और पानी भी। बात तो सही है। लेकिन जब चूने में पानी डालते हैं और वो बर्तन खौलने लगता है या लोहे का रंग बदलकर भूरा हो जाता है, तब आप जानते हैं कि कुछ नया और स्थायी बन गया है। हाँ। ये संकेत उसी नए पदार्थ के बनने का सबूत है। ठीक है, तो हमने संकेतों से बदलाव को पहचान लिया। अब इस कोड को लिखें कैसे? नोट्स में अभिकारक और उत्पाद जैसे शब्द हैं, ये क्या हैं? ये इस भाषा का व्याकरण है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, वो चीजें हैं जो कहानी शुरू करती हैं। अच्छा। मतलब जो आपस में क्रिया करती हैं। और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, वो नई चीज है जो कहानी के अंत में बनती है। इन नोट्स में एक उदाहरण दिया है मैग्नीशियम के तार को जलाने का। जब उसे जलाते हैं तो वो एक चमकदार रोशनी के साथ जलकर सफेद पाउडर में बदल जाता है। हाँ। तो यहाँ अभिकारक क्या हुए? यहाँ मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन अभिकारक हैं। ओके। और वो जो सफेद पाउडर बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा उत्पाद है। अब इसे लिखने के 2 तरीके हैं। एक है लंबा तरीका जिसे शब्द समीकरण कहते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर तीर मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरा है छोटा, ज्यादा स्मार्ट तरीका जो असल कोड जैसा लगता है, Mg प्लस O2 तीर MgO। एकदम। ये ज्यादा साफ है, इसमें पता है कि कौन कौन से तत्व शामिल हैं। बिल्कुल। और इसका एक नियम है जो पूरी दुनिया में एक जैसा है। अभिकारक हमेशा तीर के बाईं ओर मतलब LHS और उत्पाद दाईं ओर RHS लिखे जाते हैं। और वो तीर बदलाव की दिशा दिखाता है। सही। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। समीकरण है Mg प्लस O2 कंट्रोल MgO। मतलब बाई तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं O2, लेकिन दाई तरफ MgO में सिर्फ एक ही है। हाँ, एक ही है। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ गायब हो गया? ये कोड तो टूटा हुआ सा लग रहा है। बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर इन नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आपने जो पकड़ा है वो एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित। नोट्स में इसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहा गया है, यानी सिर्फ एक ढांचा जो अभी तक पूरा नहीं है। तो इसे पूरा कैसे करें? वो गायब हुआ ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ से लाए? असल में वो गायब नहीं हुआ, बस हमारी रेसिपी अभी सही नहीं है। विज्ञान का एक सबसे बड़ा नियम है कि आप किसी चीज को ना तो बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। बिल्कुल। इसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब जितने परमाणु अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे उतने ही परमाणु हमें अंत में मिलने भी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अच्छा, तो हमें दोनों तरफ गिनती बराबर करनी होगी। ये तो हिसाब किताब का काम लगता है। हाँ, थोड़ा सा है। नोट्स में लोहे पर जंग लगने का एक और जटिल उदाहरण है Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2O। ये तो और भी ज्यादा असंतुलित है। हाँ, और इसे संतुलित करने की प्रक्रिया को हिट एंड ट्रायल कहते हैं। हम यहाँ हर एक कदम पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑडियो में उसे समझना मुश्किल होगा। सही। लेकिन इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत सरल है। हम समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती करते हैं और फिर कुछ क्या कहते हैं, गुणांक लगाकर उस गिनती को बराबर कर देते हैं।
मतलब ये पक्का करना कि जितने लोहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु अभिक्रिया में गए थे उतने ही बाहर भी निकले। बिल्कुल। तो अंत में संतुलित समीकरण कुछ ऐसा दिखता है। 3Fe + 4H2O goes Fe3O4 + 4H2। 3Fe, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक सटीक रेसिपी है। ये हमें बता रहा है कि जंग बनाने के लिए लोहे के ठीक 3 परमाणुओं को पानी के 4 अणुओं के साथ अभिक्रिया करनी पड़ती है। अच्छा। और इससे हमें आयरन ऑक्साइड यानी जंग का 1 अणु और हाइड्रोजन गैस के 4 अणु मिलते हैं। ये प्रकृति का सटीक गणित है। आप समझ आया। तो ये कोड सिर्फ बताता नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि ठीक कितनी मात्रा में हुआ। एकदम। इन नोट्स में आगे चलकर इन अभिक्रियाओं को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। मुझे ये ऐसा लगा जैसे फिल्मों की अलग अलग शैलियां होती हैं, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा। ये बहुत अच्छी तुलना है। चलिए इसी तरह से देखते हैं। पहली श्रेणी है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह है, जहां 2 या 2 से ज्यादा किरदार मतलब अभिकारक मिलकर अंत में एक हो जाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे बिना बुझे चूने जे COO में पानी H2O मिलाना, दोनों मिलकर एक चीज बुझा हुआ चूना CaOH2 बना देते हैं। बिल्कुल। और अक्सर इन रोमांटिक अभिक्रियाओं में बहुत ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है। हाँ, वो बर्तन गर्म हो जाता है। सही। इसी से जुड़ी अगली श्रेणी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब चूने में पानी डालते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है, वो इसी का उदाहरण है। इन नोट्स में जब मैं पढ़ रहा था तो अचानक इन्होंने श्वसन यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया का जिक्र कर दिया। 1 मिनट, सांस लेना तो एक जैविक प्रक्रिया है, यह रासायनिक कैसे हुई? और इसका संयोजन से क्या लेना देना? हाँ। ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है जो हमें जिंदा रखती है। अरे वाह। तो हमारा शरीर हर पल एक रासायनिक पावर प्लांट की तरह काम कर रहा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर धीमी गति से वही प्रक्रिया हो रही है जो लकड़ी के चलने पर होती है। बिल्कुल। ये एक नियंत्रित आग है। हमारा शरीर उस ऊर्जा को गर्मी और आग में बर्बाद करने के बजाय उसे बड़ी कुशलता से अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। कमाल है। ठीक है, तो अगर संयोजन अभिक्रिया एक रोमांटिक कॉमेडी है, हाँ, तो इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, रिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो फिर एक दुखद ड्रामा फिल्म हुई जहां एक परिवार या रिश्ता मतलब एक अभिकारक टूटकर बिखर जाता है। कई उत्पादों में एकदम सही। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। अच्छा, ये ऊर्जा गर्मी, रोशनी या बिजली के रूप में हो सकती है। नोट्स में फेरस सल्फेट क्रिस्टल का उदाहरण है। जब उसे गर्म करते हैं तो एक हरी चीज 3 अलग-अलग चीजों में टूट जाती है, एक भूरा ठोस और 2 गैसें। एक से अनेक बनना, यही वियोजन है। अगली फिल्म है एक्शन फिल्म, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा ताकतवर हीरो विलन को उसकी जगह से हटा देता है। हाँ, बिल्कुल यही होता है। यहाँ ताकत का फैसला अभिक्रियाशीलता श्रेणी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज से होता है। अच्छा, वो लिस्ट। हाँ, इस लिस्ट में जो तत्व ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो नोट्स का उदाहरण है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है Fe + CuSO4, हाँ, तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है FeSO4 + Cu। और नतीजा ये कि घोल का नीला रंग गायब हो जाता है क्योंकि वो कॉपर की वजह से था और लोहे की कील पर कॉपर की भूरी परत चढ़ जाती है। एक्शन हीरो ने विलन को बाहर कर दिया। बिल्कुल। तो क्या यहाँ हमेशा ऐसी जबरदस्ती और लड़ाई ही होती है या कभी-कभी शांति से अदला बदली भी होती है? होती है। और वो है हमारी अगली फिल्म शैली, एक डांस फिल्म। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन। यहाँ कोई किसी को बाहर नहीं निकालता, बल्कि 2 जोड़े आते हैं और शांति से अपने पार्टनर बदल लेते हैं। मतलब आयनों का आदान प्रदान। जैसे नोट्स में उदाहरण है Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl। हाँ, यहाँ सोडियम Na ने बेरियम Ba की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की।
और इस पार्टनर स्वैपिंग के दौरान अक्सर एक ठोस पदार्थ बनता है जो घुलता नहीं, जिसे अवक्षेप कहते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट। हाँ, प्रेसिपिटेट। इस मामले में बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। तो सबने अपने पार्टनर बदले और एक नई चीज बन गई। कमाल है। अब नोट्स के आखिरी हिस्से में 2 शब्द हैं जो हमेशा साथ आते हैं, उपचयन और अपचयन। इन्हें कैसे समझें? इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका ऑक्सीजन के संदर्भ में है। अगर किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिल जाए या उसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो तो उसका उपचयन या ऑक्सीडेशन हुआ है। बिल्कुल। और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन छिन जाए या उसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो उसका अपचयन या रिडक्शन हुआ है। ठीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये हमेशा एक साथ होती हैं। हमेशा। हमेशा। जब एक का उपचयन होता है तो दूसरे का अपचयन होना तय है। इसीलिए इसे मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया या रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नोट्स में एक उदाहरण है, CuO plus H2O gives Cu plus H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड CuO अपना ऑक्सीजन खोकर सिर्फ कॉपर बन जाता है। हाँ, तो उसका अपचयन हुआ। सही। और हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन को पकड़कर पानी H2O बना लेता है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। अच्छा, एक ने ऑक्सीजन दिया, दूसरे ने लिया। बिल्कुल, ये एक लेन देन है। तो इस सारे कोड, इन सारे नियमों का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये सब हमारे आसपास कैसे हो रहा है? नोट्स का अंत इसी सवाल के जवाब से होता है। वे उपचयन यानी ऑक्सीडेशन के 2 बेहतरीन रोजमर्रा के उदाहरण देते हैं। पहला है संक्षारण, कोरोजन, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं ना। मेरी पुरानी साइकिल बारिश में बाहर रह गई थी और कुछ ही हफ्तों में उस पर लाल भूरी परत चढ़ गई थी। बिल्कुल। वो लाल भूरी परत असल में आयरन ऑक्साइड है। आपकी साइकिल के लोहे ने हवा की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके अपना उपचयन कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि जंग लगने के बाद आपकी साइकिल का वजन असल में थोड़ा बढ़ गया था। बढ़ गया था? चीज तो खराब हो रही है, वजन कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि लोहे के परमाणुओं ने हवा से ऑक्सीजन के परमाणुओं को अपने साथ जोड़ लिया था। अच्छा। तो कुल द्रव्यमान बढ़ गया। सिर्फ लोहा ही नहीं, चांदी का काला पड़ना या तांबे और पीतल पर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण ही है। ये धीमा उपचयन है। और दूसरा उदाहरण तो सीधे हमारे किचन से है। आपने देखा होगा कैसे चिप्स या नमकीन का पैकेट खुला रह जाए तो उसमें से कुछ समय बाद एक अजीब सी महक आने लगती है। हाँ, और स्वाद भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। नोट्स में इसके लिए एक बड़ा भारी भरकम शब्द है, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। ये भी उपचयन है। चिप्स में जो तेल और वसा होती है वो हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचयित हो जाती है और उससे उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो चिप्स के पैकेट में जो इतनी हवा भरी होती है वो इसीलिए है, उसे बचाने के लिए? बिल्कुल। और ये एक बहुत ही चतुर वैज्ञानिक समाधान है। पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन? हाँ। चिप्स बनाने वाले पहले पैकेट में से सारी ऑक्सीजन निकाल देते हैं और फिर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं जो एक कम सक्रिय गैस है। तो ऑक्सीजन नहीं होगी? तो उपचयन की प्रक्रिया रुक जाती है और चिप्स महीनों तक ताजे बने रहते हैं। एक मिनट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पुराने घी का स्वाद बेहतर होता है। क्या वो भी विकृत गंधिता नहीं है या ये कुछ और है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो विकृत गंधिता नहीं है। घी जैसी चीजों में जो बदलाव आता है वो एक बहुत ही धीमी नियंत्रित प्रक्रिया है जिसे एजिंग कहते हैं। अच्छा। जबकि विकृत गंधिता एक अनियंत्रित तेज उपचयन है जो खाने को खराब करता है। दोनों में बहुत फर्क है। तो हमने इन हाथ से लिखी नोट से शुरू किया और ये समझा कि कैसे प्रकृति की एक गुप्त भाषा है जो हर बदलाव को नियंत्रित करती है। हाँ। ये भाषा सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने से लेकर हमारी साइकिल पर जंग लगने और हमारे चिप्स को खराब होने से बचाने तक हर जगह काम कर रही है। बिल्कुल, ये कोड हर जगह है। इन नियमों को समझकर ही हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो ज्यादा टिकाऊ धातुएं हों या भोजन को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के तरीके। तो इन नोट्स पर हमारी आज की चर्चा से एक विचार श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जरूर। ये सोचने वाली बात है कि हमारे चारों ओर और कौन सी अदृश्य अभिक्रियाएं हैं जो लगातार हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। और अब जब हम इस कोड की मूल बातें समझने लगे हैं तो भविष्य में हम इस भाषा का इस्तेमाल करके कौन से नए शब्द या वाक्य लिख सकते हैं, यानी कौन से नए पदार्थ बना सकते हैं जो आज हमारी कल्पना से भी परे हैं।